Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक। आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। आप सब कैसे हो बच्चों आज इस टॉपिक के अंदर, आज इस वीडियो के अंदर मुझे क्या प्रूफ करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि मुझे एक इक्वेशंस को प्रूफ करना है कि वो मैं इक्वेशंस आपको कैसे प्रूफ करवाऊँगा, मतलब आपको मैं कैसे समझा पाऊँगा। ठीक है, तो एक बार मैं जो पार्ट 6 में जो मैंने बताया था, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर देता हूँ उसके बारे में। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो के बारे में मैंने स्टैंडर्ड के बारे में आपको बताया था। आज मैं इसके बारे में बताऊँगा, नॉन स्टैंडर्ड के बारे में। ठीक है, जो हमारी नॉन स्टैंडर्ड की जो इक्वेशंस है, जो हम इसको फॉलो करते हैं, वो हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल नहीं कि जो हमारा नॉन स्टैंडर्ड है उसके अंदर एक्चुअली क्या क्या चीज़ होती हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा कंसंट्रेशंस नॉन स्टैंडर्ड आ जाए, मतलब अनस्टैंडर्ड आ जाए, ना हो के कितने पे आएगा। ठीक है, 1 मोल पे ना हो के, ठीक है, इसका टेम्परेचर अनस्टैंडर्ड होगा, मतलब 298 केल्विन के ऊपर न होगा। ठीक है, जो हमारा पोटेंशियल होगा वो ना हो के कितने पे होगा, बताओ कितने पे होता है पोटेंशियल, बताओ प्लीज़। कंसंट्रेशंस तो 1 मोल पे हो गया, टेम्परेचर इसका 298 केल्विन पे हो गया, और इसका पोटेंशियल कितने पर होता है, बताओ प्लीज़, बताओ बच्चों, बताओ बच्चों। 1 atm। अगर ये सारी कंडीशन स्टैंडर्ड पे लागू होंगी तो ये तीनों इक्वेशंस फॉलो की जाएंगी। अगर ये तीनों इक्वेशंस अनस्टैंडर्ड पर लागू होंगी, मतलब ये कोई भी वैल्यू लागू नहीं होगी। ठीक है, अगर होगी भी लागू किस पे, अनस्टैंडर्ड पर, तो 3 में से कोई 2 वैल्यू अपलोड की जाएंगी। ठीक है, ऐसे कुछ है। और एक चीज़ और बताई थी मैंने पिछली वीडियो के अंदर, हमारा जो वर्क डन था, जो हमारा वर्क था वो क्यू इजिकल टू वी था। ठीक है, तो डब्ल्यू इजिकल टू क्यू मल्टीप्लाई वी को हम क्या लिखते थे, ई सेल लिखते थे, मतलब इलेक्ट्रोड सेल लिखते थे। ठीक है, और एक चीज़ और सीखी थी बच्चों, क्यू इजिकल टू एन एफ, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फैराडे। ठीक है, तो क्यू इजिकल टू एन मल्टीप्लाई फैराडे की वैल्यू 96500 केल्विन कूलम्ब थी। ठीक है, इतना आपने सीखा था। एक चीज़ और सीखी थी बच्चों, जो हमारा जितनी जितनी सेल काम करेगा, ठीक है, उतना जो उसका वर्क होगा, उसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, जितना हम काम करेंगे, जितना हम फ़ोन को यूज़ करेंगे, उसकी जो बैटरी होगी बच्चों वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी। दैट इज़ क्लियर, इतना आपको मैंने बताया था। एक चीज़ और बताई थी। ठीक है, तो अगर W इजिकल टू माइनस गिब्स फ्री एनर्जी है, तो डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी बच्चों वो माइनस NFE सेल हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशंस कब यूज़ करते हैं, जब ये कंडीशन अनस्टैंडर्ड हो, मतलब नॉन स्टैंडर्ड हो। दैट इज़ क्लियर। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि यही इक्वेशंस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पर लागू की जाएंगी, तो कैसे लागू की जाएंगी, तो डेल्टा ऐसे लागू की जाएंगी, ये NFE0 सेल। ठीक है, ये हो जाएगी बच्चों हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वेशंस। ये कैसी होगी, नॉन स्टैंडर्ड, ये कैसी होगी, स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि जो हमारी स्टैंडर्ड की जो इक्वेशंस होंगी वो क्या होंगी बच्चों, कंसंट्रेशन इसका 1 मोल्स, टेम्परेचर इसका 298 केल्विन लिया जाएगा, पोटेंशियल इसका 1 atm पर लिया जाएगा। ठीक है, अब ये डेल्टा जी नोट क्या बन गया बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे बताओ, कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल्स। दैट इज़ क्लियर, ऑफ सेल, इसको हम ये कहेंगे। ठीक है,
ये तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था इतना सब। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा बच्चों, NERNES नियरेस्ट इक्वेशंस। ठीक है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि इसकी इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो सारी बातें मैं इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं जो इक्वेशंस बताऊँगा वो बताऊँगा NERNES नियरेस्ट इक्वेशंस। दैट इज़ क्लियर। इतना आपको समझ में आया? इतना तो मैंने पिछले पार्ट में बताया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो इक्वेशंस के ऊपर रहेगा। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस। जो हमारी नियरेस्ट इक्वेशंस होती है बच्चों वो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग इन क्यू। ठीक है, डेल्टा जी एक्चुअली क्या था, अनस्टैंडर्ड मतलब नॉन स्टैंडर्ड, और डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड। ठीक है, प्लस आर टी मतलब क्या होता है, आर मीन्स की वैल्यू मतलब गैस। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है 8.34 जूल मोल और पर केल्विन। ठीक है, ये होती है। और जो हमारा टी है उसको हम एक्चुअली अब उसकी वैल्यू को पुटअप नहीं कर सकते। जब हम वैल्यू को रखेंगे इस इक्वेशंस के अंदर तब जाके हमें टी की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, आगे हमारा क्यू क्या है बच्चों, हमारा रिएक्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, ओके। अब इसको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि रिएक्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यूज़ क्या रखी जाएंगी, हम इसकी वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे बच्चों, हम उसकी वैल्यू ज़रूर लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, जो हमारी नॉन स्टैंडर्ड की जो वैल्यू थी आपको याद होगा -NFE सेल जैसे याद होगा ना, वहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा पूरे अच्छे से ताकि आपको बहुत समझ में आ सके आसानी से। इजी ट्रिक के अनुसार मैं आपको समझाऊंगा। जो इसकी वैल्यू होगी बच्चों डेल्टा जी की वो -NFE सेल मतलब नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, और डेल्टा जी नोट की वैल्यू बच्चों क्या होती है, -NFE नोट सेल मतलब स्टैंडर्ड, प्लस में RT एंड नेचुरल क्यू। ठीक है, अब आप इस वैल्यू को कैसे पुटअप करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा LN जो लिखा होता है ना उसको हम चेंज करेंगे। चेंज करने से पहले बच्चों इस पूरी इक्वेशंस को ना NF से मल्टीप्लाई कर दो। किससे कर दो, NF से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कैसे करोगे, तो N से N कैंसिल, N से F कैंसिल, N माइनस से माइनस, N से F कैंसिल। ठीक है, तो ये इक्वेशंस कैसे बन जाएगी बच्चों, ये बन जाएगी E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल प्लस में ये माइनस ऊपर चल जाएगा तो माइनस आएगा, है ना, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा। ठीक है, -RT LN क्यू। ठीक है, अब एक इक्वेशंस हमारी बच्चों ये बन गई। अभी इस इक्वेशंस का यूज़ कहाँ होता है, नॉन स्टैंडर्ड के अंदर होता है। ठीक है, अब एक बात और सुनना, जो हमारा LN है ना उसको हम चेंज कर सकते हैं किस में, log बेस 10 में चेंज कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, log 10 के बेस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो LN को हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 log 10 में, ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारी इक्वेशंस बनेगी बच्चों वो क्या बनेगी, हमारी बन जाएगी E सेल मतलब अनस्टैंडर्ड मतलब नॉन स्टैंडर्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड। ठीक है, माइनस प्लस आ जाएगा 2.303 log 10 मल्टीप्लाई RT। ये हमारी इक्वेशंस बन गई। दैट इज क्लियर, ओके। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस आपके आगे है बच्चों। अब जो ये दो इक्वेशंस होती है ना वो कहाँ यूज़ होगी बच्चों, नॉन स्टैंडर्ड के अंदर यूज़ होगी, जो कि हमारा जो टेम्परेचर
298 केल्विन नहीं होना चाहिए, ना ही उसका कंसंट्रेशन 1 मोल होना चाहिए, ना ही उसका पोटेंशियल 1 ATM के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। को समझ में आया? यहाँ मैं क्या लिखना भूल गया हूँ, मैं इसको ऊपर जैसी जो इक्वेशंस हैं वैसे ही पुटअप कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस में आर टी। ओके, आर टी के बाद क्या लगेगा हमारा 2.303 log 10, और इसको हम क्यू से ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह इक्वेशंस बन जाएगी। इस इक्वेशंस का यूज़ कब करना है? जब आपके पास 298 ना दे रखा हो। ठीक है, मतलब अनस्टैंडर्ड इक्वेशंस पे पुटअप करनी है। ठीक है, इक्वेशंस यहाँ देखो ना, ई सेल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब नॉन स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब जब हमारा जो टेम्परेचर होगा वो 298 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब जाके हमारी ये इक्वेशंस पुटअप होगी। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, आप मैंने क्या बताया, जो बच्चों इसका जो टेम्परेचर होगा ना T इज इक्वल टू 298 केल्विन के इक्वल नहीं होगा, तब जाके हमारी ये दो कंडीशंस फॉलो की जाएंगी। ठीक है, तब ये दो कंडीशंस को हमें फॉलो करना है। ठीक है, अधिकतर एग्ज़ाम में बच्चों, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, जेई का एग्जाम्पल हो, ठीक है, हमेशा उसके अंदर टेम्परेचर बच्चों 298 केल्विन होता है। ठीक है, अगर ये इक्वेशंस मतलब आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस के अंदर टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा है, तो आप क्या करोगे? यहाँ बच्चों मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, यहाँ इसके नीचे NF लगाना भूल गया हूँ। NF मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और F मतलब फैराडे। ठीक है, यहाँ मैं NF लगाना भूल गया हूँ। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। ओके, अब आपको अगर ये इक्वेशंस दे रखी है, अगर मैं क्वेश्चंस बना देता हूँ कि एट 298 केल्विन आपको इस कंडीशंस पे आपको सोल्व करना है कोई एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमारा इतने पे होगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा हमें, बताओ ज़रा। ठीक है, हमें इस वाली कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, इस वाली कंडीशंस को। ठीक है, इस वाली कंडीशंस को फॉलो कैसे करेंगे? हमारा आर तो पता है कितना दे रखा है, 8.34 जूल मोर और केल्विन। ठीक है, इतना दे रखा है। टेम्परेचर हमें दे रखा है 298 केल्विन। हमें क्या करना है? फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले में पुट कब करेंगे? इसके द्वारा पुटअप करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, कैसे पुटअप करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो हमारा फॉर्मूला था बच्चों, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ठीक है, प्लस में आर टी मल्टीप्लाई 2.303 log 10 और क्यू। ठीक है, अपॉन में NF। ठीक है, ये इक्वेशंस हमें दे रखी है, मतलब फॉर्मूला हमें दे रखा है। जो ये हमें फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले में हमें ये पुटअप करना है। सॉरी, यहाँ मतलब माइनस नहीं आएगा, यहाँ माइनस तो ऊपर चला गया था ना, तो माइनस नहीं आएगा। ठीक है, ओनली पॉजिटिव का साइन आएगा। अब मुझे इस वैल्यू में पुटअप करना है, तो चलो करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8.34 दे रखी है, मल्टीप्लाई टी की वैल्यू, टेम्परेचर कितना है हमारा? 298 केल्विन है, मल्टीप्लाई 2.303 log 10 और क्यू। ठीक है, और अपॉन में एन क्या होता है? एन बच्चों प्लीज़ बताओ, एन हमें गिवन नहीं है। फैराडे कितना था बच्चों हमारा? 96500 ये था। ठीक है, अब ओवरऑल जो वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, वो एक्चुअली ये निकल के आएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस में 0.059 log 10 और ये हमारा क्यू और अपॉन में हमारा एन। ये इक्वेशंस हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशंस कब मिलेगी? जब हमारा टेम्परेचर 298 केल्विन के इक्वल बराबर होगा। ठीक है, अगर
टेम्परेचर 298 केल्विन के बराबर नहीं होगा तब जाके हमारा इस फॉर्मूले में ये पुटअप होगा। तो हमें ये फॉर्मूला पुटअप करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, जब हमारा टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा होगा तब हमें ये वैल्यू इसमें पुटअप करनी पड़ेगी। दैट इज़ क्लियर बच्चों। तो नर्स्ट इक्वेशंस निकालना आ गया है, ठीक है। जो हमारा नर्स्ट इक्वेशंस है वो हमें कैसे डिफाइन किया है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि 298 केल्विन दे रखा होगा तब ये आपको डायरेक्टली ये वैल्यू आपको पुट करनी होगी, ठीक है। अगर ये वैल्यू नहीं दे रखी होगी तो आप इस वैल्यू में आपको फॉर्मूले में पुटअप करना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों हम कुछ इसके फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे, किसके ऊपर, नियरेस्ट इक्वेशंस के ऊपर, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला है उसके कुछ निकालने का स्टेप है वो कैसे निकालते हैं, ओके। कि मैं आपको जो हमारी इक्वेशंस हैं नियरेस्ट सेल्स, ठीक है, उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो बच्चों स्टार्टिंग में मैंने ये दो फॉर्मूले लिख दिए हैं, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला लिख दिया है कि जब हमारा टेम्परेचर 298 के इक्वल नहीं होगा तो ये लगेगा, ठीक है। जब हमारा टेम्परेचर 298 केल्विन के इक्वल होगा तब जाके हमारा ये लगेगा, ठीक है। आप एक चीज़ बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि कैन बी अप्लाइड बच्चों फॉर हाफ सेल एंड फॉर कंप्लीट सेल। दैट इज़ क्लियर। हाफ सेल और कंप्लीट सेल मतलब जो हमारा नियरेस्ट इक्वेशंस है आप हाफ सेल के लिए भी निकाल सकते हो और कंप्लीट सेल के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। हाफ सेल मतलब मैंने आपको पहले बताया था जो हमारा गैल्वेनिक सेल था, जो हमारा डायनेमिक सेल था, मतलब एक तरफ जिंक था, मतलब वो जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और जो हमारा कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके एक इक्वेशंस को पुटअप करता है, ठीक है। तो उसको हम बच्चों हाफ सेल्स भी निकाल सकते हैं और कंप्लीट सेल भी निकाल सकते हैं किसी नेक्स्ट सेल के इक्वेशंस से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ बच्चों हाफ सेल्स निकालना सीखेंगे कि हाफ सेल्स कैसे निकालते हैं। दैट इज़ क्लियर। करते हैं बच्चों, हम हाफ सेल निकालते हैं। मैंने बच्चों इसका जो टेम्परेचर है ना वो 298 केल्विन के ऊपर बराबर रखा है, ठीक है। तो बच्चों एक इक्वेशंस बनती है, मैंने आपको पहले बताया था कि Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनता है हमारा Zn सॉलिड, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका क्याऊ, मतलब इसका क्याऊ निकालना है। क्याऊ कैसे निकालते हैं? क्याऊ निकालते हैं बच्चों हम एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसका एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट कौन सा है? Zn सॉलिड अपॉन में रिएक्टेंट कैसा है? Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। ओके, इसको हम बच्चों एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। दैट इज़ क्लियर। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर 2Ag पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन दे रखा हो और उसकी जो इक्वेशन है बच्चों वो क्या बन जाएगी, कुछ इस तरह आपके आगे आएगी, ठीक है। अगर आपको इसका क्याऊ निकालना है तो कैसे निकालोगे बताओ मेरे को। Ag मतलब हमारा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। Ag पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो इसके जो मोल्स हैं बच्चों, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसकी जो पावर में हमें क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। पावर में हमें क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। दैट इज़ क्लियर। ओके, अब इसके पावर में तो कुछ नहीं है, तो इसके पावर में बच्चों एक्चुअली क्या लिखना पड़ेगा? 1 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 1। हमें मोल्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कैसे ना कैसे करके, ठीक है। दैट इज़ क्लियर। अब आप एक चीज़ बताओ कि हमारा जो Zn सॉलिड है, ठीक है, उसका क्या इस्तेमाल होगा? उसका भी ज़रूर होगा। हमें क्या निकालना है, मतलब कंसंट्रेशंस निकालना है, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो सॉलिड जो क्याऊ है हमें उसको 1 मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा Zn सॉलिड होगा वो हमारा 1 मान के हमें चलना पड़ेगा,
ठीक है। अब इस हाफ सेल को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मूले के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यू को पुटअप कर देंगे, ओके। एक बात और, जब हम Zn जो वैल्यू है उसको हमें 0.01 मान के चलना पड़ेगा। हमें वैल्यू तो पुटअप करनी पड़ेगी, तो हमें मानना पड़ेगा कि Zn की वैल्यू 0.01 है, ठीक है। अब इस इक्वेशंस को 1 बाय 1 इस फॉर्मूले में पुटअप करना पड़ेगा। क्या किया है, जो हमें इक्वेशंस मिली है वो मैंने इस फॉर्मूले में पुटअप कर दी है। कौन से वाले में फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो हमें 1 बाय 1 पुटअप की है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बटे एन लॉग 10 1 माइनस Zn2। ये कहाँ से आया बच्चों, ये हमें क्याऊ की वैल्यू मिली है, ठीक है। क्याऊ हमारा ये निकल के आया है, ठीक है। Zn2 पॉजिटिव को हमें क्या वैल्यू दी है 0.1, यहाँ हम क्या मान के चलेंगे 0.01 मान के चलेंगे, ठीक है। अब log 10 0/n, n कहाँ से, n की वैल्यू 2 कहाँ से आया, क्योंकि बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चंस में आपको ई नोट सेल दे रखा है बच्चों 0, ठीक है। ये आपने क्वेश्चंस में दे रखा है कि हमारा जो ई नोट सेल है वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसकी जो इक्वेशंस निकल के आएगी ओवरऑल, वो क्या निकल के आएगी, 0 हट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, इसको हम पुटअप कर देंगे 0.0295 आ जाएगा। तो ओवरऑल जो इक्वेशंस आई है बच्चों वो आई है हमारी 0.0295 मल्टीप्लाई 1, इसका ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमारी निकल के आई है ई सेल की वैल्यू बच्चों, क्या निकल के आई है 0.0295, ठीक है। हमें ये वैल्यू हमें निकल के आ गई, किसकी वैल्यू निकल के आएगी, हाफ सेल की वैल्यू, ठीक है। अब एक फॉर्मूले में चेंज करने वाला हूँ मैं, कौन से फॉर्मूले में चेंज करूँगा, आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि जो मैं एक फॉर्मूले में चेंज करूँगा, ठीक है। देखो कैसे चेंज करूँगा कि आपके पास ये फॉर्मूला है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, ठीक है। आपके ये फॉर्मूला है, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन में n log 10। यहाँ बच्चों क्या था, तो यहाँ हम क्या मान के चलेंगे Mn2 पॉजिटिव, Mn पॉजिटिव मतलब इसके वैल्यू यहाँ बच्चों कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। यहाँ Zn के आगे कोई वैल्यू होगी तो बच्चों यहाँ हमें x लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले हमें पुटअप करना पड़ेगा जब हमें हाफ सेल निकल के आएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, ओके। ये बच्चों हमें कौन से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हाफ सेल फॉर्मूले में पुटअप करना पड़ेगा। आप एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, जब आप हाफ सेल निकाल रहे होगे तब यहाँ सेल की जगह बच्चों आप इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्या यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ओके। आप इस फॉर्मूले को याद करना, ठीक है। इस फॉर्मूले के अनुसार आप अपना हाफ सेल निकाल सकते हो, ठीक है। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एन अपॉन में 1 अपॉन में एम एन पॉजिटिव और एक्स, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों हमारा हाफ सेल निकालने का, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट सेल के बारे में, ठीक है, कि कंप्लीट सेल कैसे निकालते हैं, ठीक है। वो मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ताकि वीडियो लॉन्ग ना जा सके, शॉर्ट रह सके, ठीक है। मैं आपको इक्वेशंस लिख दूंगा, ठीक है। आप अपना दिमाग यूज़ करके आप अपना कंप्लीट सेल निकाल सकते हो। दैट इज़ क्लियर बच्चों। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको फिर से आपको 1 बाय 1 क्लियर करा दूँगा। तो ये हमारा कंप्लीट सेल की मैंने इक्वेशंस लिख दी है। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन में कॉपर 2 पॉजिटिव माइनस ई नोट ई Zn2 पॉजिटिव, Zn माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 10 1 अपॉन में Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। ये मैंने बच्चों कंप्लीट सेल की इक्वेशंस लिख दी है, ठीक है। अगर मैं बच्चों इसको इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा
उल्टा लिख दूं तो कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहता हूं बच्चों, हमारा जो फॉर्मूला था ना, ई नॉट सेल इज इक्वल टू मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, अगर ई कैथोड और ई एनोड है बच्चों, इसको हम क्या से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चों हमारा क्या बन गया, कैथोड, और ये क्या बन गया हमारा एनोड। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये वाला। ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन एन log 10। यहाँ बच्चों पहले क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड ऊपर आएगा और कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड बच्चों हमारा नीचे आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बच्चों हमारा कंप्लीट सेल है किसका, नियरेस्ट इक्वेशंस। ठीक है, ओके। एक और लिख देता हूँ मैं, ये ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log 10, और यहाँ लिख सकते हो बच्चों आप कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। ठीक है, और अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, ये आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे। ठीक है बच्चों, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है कि नियरेस्ट इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। मैंने 1 बाय 1 आपको बच्चों बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल है वो आप कर सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी की बुक में, आप इस इक्वेशंस को, इस फॉर्मूले को पुटअप करो, आप अच्छे से आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, दैट इज़ क्लियर। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो, शेयर करो ताकि सभी को हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू बच्चों।